A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the chapter which we are going to start today is your इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम जो चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चा, वो कौन सा है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है ना। तो आइए इसका फटाफट से देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है क्या है, पहली बात तो, ठीक है ना। तो बेसिकली जब भी हमारे ख्याल में, हमारे मन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आती है, तो हमारे मन में बात आती है लाइट की। किसकी बात आती है बेटा? लाइट की बात आती है, ठीक है ना। और हमने लाइट को बचपन से पढ़ा हुआ है, हमने लाइट को बचपन से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर तुमने बेसिकली बात की, जो केमिस्ट्री में भी आपने क्लास 11 में पढ़ा था, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पढ़ते थे तुम, रेडियो होगा, माइक्रो होगा, इंफ्रारेड होगा, विजिबल रीजन होगा, फिर तुम्हारा यूवी होगा, यूवी के बाद तुम्हारा बच्चा एक्सरे आएगा, एक्सरे के बाद गामा आएगा, कुछ ऐसे पढ़ा था तुम लोगों ने? बिल्कुल, तुमने ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा बढ़िया से, तो परेशान मत हो। देखे तुम कोई बात नहीं, भूल गए तो मैं करवाऊंगा बेटा, एकदम से करेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। बस तुम अंगूठा दिखाते रहना, अंगूठा दिखाते मतलब लाइट बटन प्रेस करते रहना जब भी तुम्हें समझ में आती है चीजें, ठीक है ना। ओके, और हाथ उठाते रहना जब भी तुम्हें डाउट हो, तो हाथ उठा देना जब भी तुम्हें डाउट होगा, ठीक है। ये तुम्हें करते रहना है, तुम्हें पता ही है पॉइंट्स, ठीक है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नाम से समझ में आता है कि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मुझे एक चीज समझ में आती है कि एक तो होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एक होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और अगर वेव नाम दिया जा रहा है तो किसकी बात करेंगे? वेव के प्रोपोगेशन की बात करेंगे, मतलब वेव की वेलोसिटी की बात करेंगे बच्चा। किसकी बात करेंगे? वेव की वेलोसिटी की बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो बेटा क्या होगा? तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, वो प्रोपोगेट भी कर रही होती है। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें बेसिक डायग्राम बना के दे दिया है कि क्या होता है, जरा देखो। तुम लोग सब क्या करो, अपना राइट हैंड पकड़ो, सब लोग राइट हैंड को पकड़ो, और राइट हैंड को बेटा अपने सिर के ऐसे ले जा लो, ठीक है। और लेफ्ट हैंड पकड़ो, लेफ्ट हैंड को ऊपर कर लो, लेफ्ट हैंड को ऊपर कर लो, ठीक है ना। और ये अब तुम आगे की तरफ चलो, अब तुम आगे की तरफ चलो, ठीक है ना। क्या चलो? तुम आगे की तरफ चलो। तो बेसिकली राइट हैंड क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वेव। और ये ऊपर वाले हाथ कौन सा है बेटा? दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बह रही है, ये दोनों बह रही हैं और दोनों साथ में जा रही हैं आगे की तरफ। तो मतलब क्या हो गया? बेसिकली ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट इज बेसिकली योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा थोड़ा तुमने ये पहले पढ़ रखा है। बिल्कुल बेटा, पापा बोल रहे हैं ट्रैफिक पुलिस बनेगा क्या? कोई बात नहीं, बन आ जाओ। तो बेसिकली यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, एक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों तुम्हारे वेव की तरह चलते हुए आगे की तरफ जा रही हैं। तो हमने यहाँ शो किया है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई डायरेक्शन के अलोंग, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है, और आगे तरफ क्या है इनका? प्रोपोगेशन। तो मतलब इसकी वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में डाली है, ठीक है ना। वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तो पूरा वेव इधर की तरफ कुछ जा रहा है, ठीक है ना। सर आप डांस अच्छा कर लेते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, वाह मुझे आज पता चला। चलो आ जाओ इधर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है उसको जरा समझते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही होगी, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या कर रही होगी? वेरी कर रही होगी। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब चेंज कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड वाइस वर्सा। और इन दोनों इन टोटल क्या बोला जाएगा? इन दोनों को मिलाकर ट्रांसवर्स वेव बोली जाएगी, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसको हम नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम नाम देते हैं, ठीक है ना। तो हमने वेव चैप्टर क्लास 12 से पढ़ रखा है बच्चा, सॉरी क्लास 11 में हमने वेव चैप्टर पढ़ रखा है, उसका भरपूर यूज होगा यहाँ पर। अगर तुमको कंसेप्ट नहीं याद है वहां के, तो मैं तुम्हें कंसेप्ट फॉर्मूले वो वाले पुराने देता रहूंगा साथ साथ, ठीक है ना बच्चों। तो आओ, थोड़ा यहाँ पर डेफिनेशन पार्ट रहेगा, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट और उस पे कंसेप्चुअल पार्ट दोनों हमको यहाँ पर तुम्हारा फोकस करते हुए पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? तो बेसिक जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, सब लोग लिखेंगे। क्या बताया मैंने? अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो लिखने का काम रहेगा, पहले बता रहा हूं। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी, तो उसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना।
which will give rise to, which will give rise to a transverse wave. It will give rise to a transverse wave known as electromagnetic wave, known as electromagnetic wave. ठीक है ना? A changing electric field produces a changing magnetic field and vice versa, which will give rise to a transverse wave known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो क्या होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी. ठीक है ना? तो हमने क्या बात करा कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एंड हेंस तुम्हारी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी. अब ये किसके साथ वेरी करने चाहिए, टाइम के साथ वेरी करने चाहिए. किसके साथ वेरी करना चाहिए, टाइम के साथ वेरी करना चाहिए. किसके साथ, टाइम के साथ. और ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली परपेंडिकुलर होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के, और वो भी परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी ऑफ वेव के, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना बच्चा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर लिखने के लिए. लिखेंगे ये टाइम वेरिंग लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. हाँ शशांक शर्मा क्या बोल रहे हो बेटा? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड are at right angle to each other, and are also perpendicular of direction of propagation of wave, और वेलोसिटी ऑफ वेव को क्या बोलते हैं, VW. तो ये VW क्या है, वेलोसिटी है वेव की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, VW क्या है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और ऊपर ये डायग्राम बना रखा है हमने यहाँ पर कि वेव कैसे ट्रेवल कर रही है. ठीक है ना, ऊपर में डायग्राम बना रखा है कि वेव कैसे तुम्हारी ट्रेवल कर रही है बेटा. ठीक है, एक बार देख लो प्लीज. बिल्कुल कवेश, सब कुछ इसमें तुम्हें याद करने वाला पोर्शन ज्यादा आएगा, पर जेई में तुमसे जो न्यूमेरिकल पूछेगा वो मैं आपको करवा दूंगा इस साल. अभी मतलब इस बार जो पेपर हुए सितंबर में भी और अप्रैल वाले में भी, सॉरी और जनवरी वाले में पिछले साल, यहाँ से बहुत सारे सवाल आए हैं. ठीक है ना, तो हमें करने पड़ेंगे. जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है, यहाँ से एग्जाम इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आने लगा है. ठीक है, यस बेटा. रिजल्ट कैसा रहा है कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये लड़का था जिसके 44% समथिंग थी मेरे से पढ़ने से पहले. जब उसने मेरा क्रैश कोर्स ले लिया तो फिजिक्स में उसकी 98% हो गई अपने आप. ठीक है ना, तो ये तो मुझे इतना पता है. उसने सुबह सुबह मुझे कॉल किया, उसने बताया मुझको कि इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, उसका जो जनवरी का अटेम्प्ट था उसमें उसका 44 समथिंग था परसेंटाइल इन योर फिजिक्स ओनली में. ठीक है ना, और उसने क्या किया ना, जब हमारा क्रैश कोर्स किया, मेरे से फिजिक्स पढ़ी उसने, तो उसका ही जो इंप्रूवमेंट हो गया 98 समथिंग पॉइंट है था उसका, तो उसका इतना अच्छा मतलब हो गया, तो दैट्स अ गुड थिंग. उसके लिए अच्छी है, मेहनत उसने करी है. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम गलत वे में ले जा रहे हो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम लोग मेहनत करोगे ना तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो, तुम भी मेहनत करोगे ना तुम भी सब कुछ कर सकते हो, पर मेहनत की बात है. देखो उसने सिर्फ 4 या 5 महीने मेहनत करी है यार, सिर्फ 4 या 5 महीने उसने मेहनत करी है. देखो जो भी लॉकडाउन की मेहनत है ना, लॉकडाउन के टाइम पे उसने मेहनत कर ली, उसका भविष्य बन गया. उसकी केमिस्ट्री में भी समथिंग 96-97% है, मैथ्स में भी समथिंग 85, मैथ्स में थोड़ी शायद कम है, 85 समथिंग है उसकी. तो टोटल मुझे लगता है उसकी जो उसने बताया था 93, मेरे पास देख के बता दूंगा बाद में ना, तो इतनी है उसकी लड़के की, तो मुझे उसकी पता है.
एक बच्चे की 97 समथिंग 98 समथिंग ऐसी कुछ आई है। तो ज्यादा मुझे अभी रिजल्ट नहीं पता है अपने सेंटर का, बिकॉज मैंने अभी तक बच्चों से बात नहीं करी है, सुबह से मैं क्लास ले रहा हूँ। बट हाँ बिल्कुल मैं अभी कॉन्टेक्ट करूंगा तो तुमको सबको बता दूंगा, ठीक है ना। ओके गाइस, चलो ठीक है गाइस, अभी हम अपने लिए कर लें, अभी हम अपने लिए पढ़ाई कर लें या नहीं कर लें। नहीं, मेरा सेंटर गुड़गांव वाला सेंटर था जो अब खत्म हो, गुड़गांव नहीं है, ठीक है। ओके, हम अपने लिए फोकस करें या पिछले जिनका रिजल्ट आया उनके लिए फोकस करें, हमें किससे मतलब है बेटा। इससे आईआईटी नहीं मिलता है, इससे तुम्हें क्या होना होता है, इससे अब तुमको इस एग्जाम जेईई मेन से आईआईटी नहीं मिलता, यहां से तुमको रास्ता होता है, एग्जाम एडमिट कार्ड मिलता है आईआईटी एडवांस के पेपर देने का, ठीक है ना। तो इसके बाद तुम आईआईटी एडवांस पेपर दोगे, इससे तो तुम्हें एनआईटीज और सब प्राइवेट कॉलेजेस या फिर ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज वो सब मिलते हैं, ठीक है। आओ हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बिकॉज हमको भी पेपर क्रैक करना है, हमको अच्छी रैंक लेके आनी है। एंड यस, इफ यू आर अबव 95% ना तुम्हें मिल जाता है कॉलेज यार 95 96 पे। अब जितना अच्छा रैंक होगा यार उतना तो फायदा होगा ही ना। चलो ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन। तो बेसिकली मैक्सवेल जो साहब थे ना, यहाँ पर मैक्सवेल साहब आए 1864 की बात है, और उन्होंने ही यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करनी शुरू करी। तो मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस दी और उन्होंने यहाँ पर बात करनी शुरू करी, ठीक है ना। अब क्या बोला उन्होंने, जब भी when electric field and magnetic field, when electric field and magnetic field are not varying with time, are not varying with time, अगर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो जो इक्वेशन होती है मैक्सवेल इक्वेशन वो कैसे लिखी जाती है, पहली इक्वेशन लिखेंगे इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी देखी देखी इक्वेशन लग रही है ये तुम्हें, भाई बोलो, गॉस लॉ इक्वेशन, गॉस लॉ इक्वेशन बिल्कुल। इक्वेशन नंबर 2 जो मैक्सवेल साहब ने हमको दी, मतलब उन्होंने बोला कि साहब को क्लब कर देंगे हम, तो इंटेग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 के लिए। और ये क्यों होता है, बी वेक्टर और डी ए वेक्टर बराबर 0 क्यों होता है, क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा कभी कभी ना इसी इक्वेशन का नाम देते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या फॉर मैग्नेटिज्म, फॉर मैग्नेटिज्म है ना। और ये वाला कौन सा हो गया, इलेक्ट्रो वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने, ठीक है। ओके नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बोलती है बेटा इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर कितनी हो जाएगी, 0। ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बताओ कौन सी पढ़ी थी तुमने, क्या तुमने पढ़ा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक क्लोज लूप में जो वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट एनर्जी बोलो भाई, तो मतलब नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ इन क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, नेट ईएमएफ इन क्लोज लूप इक्वल टू 0। फिर फोर्थ इक्वेशन कौन सी है बच्चा, इंटेग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। कितना है बेटा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड के बराबर। बेटा बताओ इसका क्या होगा, ये क्या होगी बेटा, कौन सी होगी इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन होती है याद है, एम्पेयर सर्किट लॉ, बिल्कुल। अभी ना ये सारी इक्वेशन में क्या खास बात है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी भी मैक्सवेल इक्वेशन है बेसिकली तुम्हारी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। और मैक्सवेल ने अब क्या किया, मैक्सवेल ने इन्हीं इक्वेशंस को, जो ये फैराडे के लॉ थे, एम्पेयर के लॉ थे, है ना, गॉस के लॉ थे, ठीक है, इन्हीं इक्वेशंस को यहाँ पर देवराज ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनता रहे, दीज आर योर नॉट वेरिंग विद टाइम, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, ठीक है देवराज, अब समझ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट वेरिंग विद टाइम,
तो बच्चा उसने क्लब कर दी इक्वेशन को, सारी सारी इक्वेशन कर दी उसने, क्लब कर दिया जितना भी एम्पेयर का था, फैराडे का था, ठीक है ना, और उनको लिख दिया। अब बोला कि अगर यहीं पर फैराडे वाली इक्वेशन, एम्पेयर वाली इक्वेशन अगर तुम्हारी टाइम के साथ वेरी करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो उसने अगर टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाया तो बेटा क्या क्या इफेक्ट आएंगे उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट आएंगे उसको हमें करना है, पढ़ना है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, टाइम के साथ वेरी करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, तो तुम्हारा क्या होगा वो वाले हमने उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करे, वो हमको बेटा करना है, अब समझना है, ठीक है ना। वो क्या करना है बेटा हमको अब समझना है, ठीक है। आओ, ठीक है बच्चों, तो फटाफट से छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, सी यू आर गिवन विद द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड ना इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टाइम का फंक्शन है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या कर रही है बेटा, गिवन है कि बढ़ रही है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो इट इज गिवन टू यू दैट कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है, ठीक है। और ऐसे में हमने यहां पर क्या किया, हमने बच्चा एक तुम्हारा कंडक्टर लाके रख दिया। क्या लाके रख दिया बेटा हमने यहां पर, एक कंडक्टर लाकर रख दिया। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर लाके रख दिया। मुझे बताओ इस कंडक्टर में क्या होगा, आपको पता है, बताओ भाई। यस तन्मय, यू हैव रेज्ड हैंड, यू स्पीक द आंसर, बोलो बोलो। करंट इंड्यूस होगा। अब करंट कब आता है, जब चार्ज तुम्हारा, करंट कब आता है जब चार्ज तुम्हारा ड्रिफ्ट करेगा, जब चार्ज तुम्हारा ड्रिफ्ट करेगा। यस और नो गाइस, कैन यू हियर माय वॉइस और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, मेरी वॉइस आ रही है आपको सबको? यस सर, अब आई है। पहले नहीं आ रही थी क्या? हेलो, बीच में नहीं आ रही थी सर। आप रुक गए थे बीच में। बीच में रुक गया? हाँ सर। मैंने इतना सारा कुछ बोला, सब गायब हो गया? इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। अब सही है? हेलो, एकदम क्लियर। बिल्कुल रिपीट, बिल्कुल रिपीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, मैं माइक लगा लेता हूँ बढ़िया वाला। ऐसी बात है तो यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक सेकंड रुक जाओ बेटा। हाँ, आवाज आ रहा है? अब देखना माइक आ रहा है ना, माइक में आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या? हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? चलो यस ठीक है, सर, आ रही है। ठीक है ना। अगर तुम्हें कभी भी आवाज की दिक्कत हो ना तो मुझे चैट में लिख देना ऑडियो प्रॉब्लम, ठीक है, तो मैं एकदम रुक जाऊंगा, ठीक है। सर पहले से अच्छा आ रहा है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है भाई, शुरू करें अब। एक बार यस बटन प्रेस कर दो, यस बटन प्रेस कर दो। प्रॉपर है सबका, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मजाक में नहीं, सही से बताना, झूठ नहीं बोलना यार, है ना। हमें यहाँ पर अपना रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, मजाक हस्ती मजाक मजाक हम करते रहते हैं आगे पीछे। चलो यार, ओके ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना? सर बिल्कुल ठीक। हाँ अब अच्छी है ना, ठीक है, मैं माइक भी हटा दिया, अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला कि तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा टाइम के साथ वेरी कर रही है। अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है तो इसमें क्या आएगा, रिंग में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मतलब कि यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब इंड्यूस करंट कब आएगा, मतलब करंट आएगा, मतलब कि अगर यहां पर मैं बात करूं चार्ज होता तो वो चार्ज घूमना चाहिए, चार्ज अगर चलेगा ड्रिफ्ट मारेगा तभी तो बेटा क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा करंट आएगा। बेसिकली हमने पढ़ा था, याद करो, थोड़ा थोड़ा सा अपनी ईएमआई की याद आ रही होगी। मतलब कि उस रुके हुए चार्ज को, रुके हुए चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड चला सकती है क्या? क्या रुके हुए चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड चला सकती है? नहीं चला सकती। मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी
यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी जिसको नाम दिया होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। जान करें आप, है ना, क्या नाम दिया होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया होगा। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे लेंज लॉ के हेल्प से हमने फाइंड आउट करी थी, ठीक है ना। जो करंट की डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड करंट की, वही तुम्हारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या होती थी? याद करो भाई, टाइम के साथ वेरी करती थी, है ना। सर्कुलर लूप में होती थी एग्जिस्ट, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सर्कुलर लूप में होती थी, मतलब क्लोज्ड लूप में होती थी, और होती थी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या बच्चे ये सब याद आया नहीं आया? है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होनी जरूरी है। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर ये तुम्हारा कंडक्टर ना भी रखूं, अगर मैं यहाँ पर एक कंडक्टर तुम्हारा ना भी रखूं, और यहाँ पर अगर मैं क्या रख दूं, तुम्हारे पास रख दूं एक चार्ज पार्टिकल, मैंने क्या रख दिया? चार्ज पार्टिकल रख दूं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो बेटा इस लूप पर तुम्हारा एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसकी यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ लेंज लॉ विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में चलेगा, नहीं चलेगा? बोलो बच्चे, बिल्कुल। और ये डायरेक्शन है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट गाइस। तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारे पास? ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया तुम्हारे पास, है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल बेसिकली गोल गोल यहाँ पर घूमने लग जाएगा। हमने ये पुरानी बातें तुम्हारी करी थी और फटाफट से हमने रिवीजन कर लिया अच्छे से। बोलो भाई, क्या हमने रिवीजन कर लिया, नहीं कर लिया? और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ई है, ये यहाँ पर किसकी वजह से पैदा हुई? ई क्यों आई? क्योंकि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो चेंजिंग या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने एक तुम्हारी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी है। टाइम वेरिंग क्या पैदा करी है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी है। और जिसको मैक्सवेल ने कैसे लिखा? इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी से लिखा था। बोलो बच्चा, कुछ याद आया नहीं आया आपको? याद? हाँ जी, आया ना? ठीक है। तो हम क्लोज लूप, अब ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। हमको सर्कुलर के बारे में ही पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी फॉर सर्कुलर ओनली, ठीक है। ओके बच्चा, चलो। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और ये कब आएगी? इट डेवलप्स ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब देखो फॉर्मूले हमने वहां पढ़ा दिए थे तुमको, याद है ना तुमको? E इक्वल्स टू आर बाई टू डी बी बाई डी टी, याद है ना फॉर्मूले सारे वाले यहाँ पर जो हमने पढ़े थे, है ना भाई? तो वो फॉर्मूले तो तुम्हें अपने याद रखने ही रखने हैं। तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला हो गया। अब जरा सोच, अगर तेरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर टाइम के साथ वेरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, तो बेटा ये जरा देख, ई डॉट डीएल कितना है? ई डॉट डीएल कितना है? थर्ड इक्वेशन। ई डॉट डीएल कितना है बेटा? थर्ड इक्वेशन 0। अगर ये टाइम के साथ वेरी करने लग गया, अगर ये टाइम के साथ वेरी करने लग गया, इफ दिस इज वेरिंग विद टाइम, तो बच्चे मुझे बता क्या हुआ? क्या तेरा ई डॉट डीएल 0 हो गया, माइनस डी फाइव बाई डी टी आ गया? अब ये वैल्यू चेंज हो गई, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी के बराबर हो गई। एंड फाइव बी क्या है तेरा? मैग्नेटिक फ्लक्स है। तेरा फाइव बी क्या बच्चा? मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चे। ये चीज क्लियर हो गई बेटा आपको? मतलब कि तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 मॉडिफाई हो गया। मतलब क्या हो गया? ये इक्वेशन नंबर 3 मॉडिफाई हो गया, और इस इक्वेशन का बोला गया मॉडिफाइड मैक्सवेल लॉ। ये क्या हो गई? मॉडिफाइड मैक्सवेल लॉ। क्योंकि टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है ना बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर आया बेटा, ठीक है। बिल्कुल टाइम के वजह से ही, टाइम के साथ होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा यही है बेटा, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम के साथ वेरी होना जरूरी है, ठीक है बेटा। ओके, अब इसके लिए ये स्कूल में आएगा लिखने के लिए एज अ टेस्ट कि क्या हो रहा है, मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशन था, थ्योरी है ना, पूरा ये सब बोला गया। तो इसके लिए फटाफट से क्या लिख लो? थ्योरी लिख लो यार। इसके लिए थ्योरी लिखवा दें अपन, वैसे तो मैंने बोल दिया सब कुछ, अब थ्योरी लिखवा दें क्या? हाँ चलो बिल्कुल, आ जाओ। तो लिख लो यहाँ पर, अगर तुम्हारी स्पीड मेंटेन रही लिखने की तो बिल्कुल 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, खाली छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट, इन मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट, in Maxwell experiment, when magnetic field was changed,
magnetic field was changed through loop. Induced current was seen in loop, है ना भाई। जब भी तुम्हारा मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट हुए और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा चेंज कर रही थी लूप में, तो तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट आया था लूप के अंदर, ठीक है ना। अब जरा सोच, करंट कब आएगा? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल for this current, the force responsible for this current cannot be magnetic, because as magnetic force, FM लिखना, magnetic force affects only कौन से चार्जेस? मूविंग चार्जेस। बट इनिशियली यहां चार्ज तो रेस्ट पर है, ठीक है ना। तो हेंस ये लिखना होगा तुम्हें स्कूल में अपने बोर्ड्स में, हेंस मैक्सवेल कंक्लूडेड दैट, तो मैक्सवेल ने बोला कि टाइम के साथ वेरी करती हुई, टाइम वेरिंग magnetic field, time varying magnetic field will produce a time varying, बताओ क्या करेगा? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तुम देखो बोलते रहना, अपने रूम में बैठे हुए बोलते बोलते पढ़ाई करना, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, जिसको नाम देंगे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी मन में घुसेंगी चीजें। एंड इट एग्जिस्ट इन कौन से लूप में? क्लोज लूप में। नॉन कंजर्वेटिव होती है। अब देखो इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा? तो तुमको क्या लगता है, पुराना रिवाइज हो जाना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव, और फॉलो होना चाहिए F इक्वल्स टू QE, और ये F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर फॉलो करता है। ये सब पढ़ चुके हैं अपन पहले, तो एकदम से याद रख बेटा, एकदम खतरनाक तरीके से याद रखनी है सब चीजें, ठीक है बेटा। बिल्कुल, रिवीजन तो सर आपने करवा दिया यहाँ पर, बिल्कुल, बट आपने और भी प्रॉपर्टीज और सब इस पे क्वेश्चन फॉर्मूले किए थे, तो वो भी आप रिवाइज करेंगे आज। चाय पानी बन गई है और हमने पानी पी लिया है, मीठा पानी। तुम लोग भी कुछ खाते पीते पढ़ाई कर रहे होंगे आजकल, मजा आ रहा है। थोड़े दिनों में तब स्कूल जाने वाले हो। क्या स्कूल जा रहे हो, नहीं जा रहे हो भाई? 21 से क्या करने वाले हो तुमने, क्या सोचा है? यूपी वाले तो बच गए मेरे ख्याल से। बेटा ये तो कहानी है, कहानी को बना के लिख दो अपने आप। कहानी होती है, अगर माइंड में कंसेप्ट है तो अपने आप लिख सकते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो तो लैंग्वेज अपने आप याद हो जाती है। मेरे ख्याल से यूपी में स्कूल को मना कर दिया है ना। हाँ, बट और सब जगह खोल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, यू सी। ओके, मुझे किसी ने बताया, बच्चों ने बताया मुझे, मैं न्यूज नहीं देखता आजकल, आजकल न्यूज में कुछ और ही आ रहा है। यू ऑल नो दैट। हाँ चलो यार आगे चलें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने यहाँ क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ने तुम्हारा क्या बेटा निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या माना? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन था, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा ओके, अब हमें वाइस वर्सा के लिए इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब मैक्सवेल ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया, इसके लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। अब एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हुआगा, किसने किया? मैक्सवेल ने। तो अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है बेटा, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है बेटा, ठीक है। आ जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ यार, तुम गलत सोच रहे हो भाई, नहीं नहीं नहीं, सॉरी बेटा सॉरी। नहीं, आजकल न्यूज खोलो तो बेकार से लगता है, ठीक है ना। हाँ बेटा, साथ सा बनाने की कोशिश करो इसको, थोड़ा सा फटाफट से साथ सा बना लो, जल्दी बना लो, कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट से बना लो, तुम सब बना लो इसको जल्दी से। यस वरदान, बिल्कुल।
चलो कोई बात नहीं, कैपेसिटर प्लेट्स हैं, उनको बना लीजिए फटाफट से। निधि पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। सर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें डायलेक्ट्रिक वाला कंसेप्ट आएगा। बेटा डायलेक्ट्रिक वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, डायलेक्ट्रिक नहीं घुसा रहे, ठीक है। अभी बेटा क्लोज करेंगे, अभी क्लोज करेंगे, रुका रहे। बन गया, चलो देखो बेटा क्या है, अभी ना ये सर्किट ना ओपन है। अभी क्या इनिशियली सर्किट ओपन है, इनिशियली सर्किट इज ओपन। अब हम क्या कर रहे हैं, सर्किट को बंद कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, सर्किट को बंद करेंगे। अब समझना, यहाँ पर क्या है, दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है। हो सकता है तू क्या लेकर आ जा, डिस्क की शेप में लिया, तेरे ऊपर है, कोई भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट्स वही सेम आएंगे, समझ ले मगर अभी। तो ये समझने में ना बड़े बच्चे ना ये बहुत दिक्कत दे जाता है एग्जाम में आपको। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो इसकी थ्योरी लिख नहीं पाओगे तो नंबर नहीं आएंगे तो यू नो दैट चप्पल इज कमिंग, द बेल्ट इज कमिंग, द लास्ट इज कमिंग एंड यू आर रोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखनी है, कहानी अच्छे से सुननी है, समझना है अपने को, ठीक है। आओ, तो अपने पास क्या है, अपने पास दो कैपेसिटर प्लेट है, दिख गई, दो कैपेसिटर की प्लेट है, और यहाँ पर वायर कनेक्ट करके हमने एक नीचे बैटरी लगा रखी है। नीचे हमने क्या कर रखी है, एक बैटरी लगा रखी है, और साथ में मैक्सवेल ने यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा नंबर 1 वाला, और एक यहाँ पर भी मैग्नेटिक कंपास रखा नंबर 2 वाला। तो देयर आर टू मैग्नेटिक कंपास नंबर 1 एंड देयर इज मैग्नेटिक कंपास नंबर 2 यहाँ पर। अब क्या देखा गया, जैसे ही सर्किट को क्लोज किया तो बेटा मुझे एक चीज सोच के बता, ये कैपेसिटर प्लेट क्या है, इनिशियली अनचार्ज है। इसमें क्या है, इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 चार्ज कितना है बेटा, यहाँ पर 0 है। इनिशियली क्या है बेटा, ये अनचार्ज है, ठीक है। अब सोचो, क्या धीरे धीरे यहाँ पर चार्ज डेवलप होना शुरू होगा? क्या धीरे धीरे यहाँ चार्ज टाइम के साथ डेवलप होना शुरू होगा बेटा? बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पर चार्ज फ्लो करना शुरू हो रहा है, मतलब चार्ज आ रहा है, तो बेटा मुझे बता, क्या इस वायर में एक करंट आएगी? क्या इस वायर में एक करंट आएगा? हाँ ना बच्चा, टाइम के साथ डिपेंडेंट ही। तो यहाँ पर टाइम के साथ डिपेंडेंट क्या आएगा, एक करंट आएगा बेटा। क्या आएगा यहाँ पर? करंट आएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या इस करंट की वजह से मैग्नेटिक कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा? क्या इस करंट की वजह से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा नंबर 1 वाले में? नंबर 1 वाले में बिल्कुल। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जैसे मैक्सवेल ने ये स्विच को क्लोज किया तो उसने देखा कि नीडल नंबर 1 डिफ्लेक्ट कर गई, नीडल नंबर 1 डिफ्लेक्ट कर गई, और उसका रीजन ये दिया गया कि जैसे इसको हमने क्लोज करेंगे तो इस लूप में तुम्हारा करंट फ्लो करना शुरू होगा, और ये करंट वायर में जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम्हारा मैग्नेटिक कंपास नंबर 1 की सुई डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये वाली सुई तुम्हारी डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये क्लियर हो गया बेटा पहला पार्ट? ठीक है। और ऐसे करंट को, इस करंट को बोला गया, इस करंट को अब नाम दे दिया गया कंडक्शन करंट। क्या नाम दे दिया गया इस करंट को बेटा? कंडक्शन करंट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? कंडक्शन करंट नाम दे दिया अपने को। क्या नाम दे दिया? कंडक्शन करंट नाम दे दिया। और ये कौन सा करंट है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वाला। जो अभी तक हम नॉर्मल करंट पढ़ते आए ना, ये वही करंट है, ठीक है ना? ये वही करंट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा? ये चीज क्लियर हो गई भाई? तो मैग्नेटिक कंपास नीडल 1 क्यों डिफ्लेक्ट करी, उसका रीजन समझ में आ गया। मैग्नेटिक कंपास 1 क्यों डिफ्लेक्ट करी, उसका रीजन समझ में आ गया भाई? चलो बहुत बढ़िया। मुझे बता, मैग्नेटिक कंपास की नीडल को कौन डिफ्लेक्ट करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड? मैग्नेटिक कंपास की नीडल को कौन डिफ्लेक्ट करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड? पहले तो दिमाग में एक चीज तुम्हारी सेट होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। मैग्नेटिक फील्ड करवाई, बहुत सही बहुत सही। तो ये मैग्नेटिक कंपास नंबर 2 है। एक्सपेरिमेंट जब हुआ ना तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास नंबर 2 की नीडल भी तुम्हारी क्या कर गई बच्चों? डिफ्लेक्ट कर गई। कि मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है ना नंबर 2, उसकी नीडल भी क्या कर गई बच्चा? डिफ्लेक्ट कर गई। क्या कर गई? डिफ्लेक्ट कर गई। अरे सर ऐसा कैसे? अब दिमाग घूमा लोगों का कि ऐसे कैसे तुम्हारा नंबर 2 का बेटा डिफ्लेक्ट किया। उसको समझना है, वो समझ में आने के लिए आप प्लीज ध्यान से सुनना कहानी। बेटा अच्छी देख, बेटा अच्छी देख, यहां पर ये चार्ज क्या टाइम के फंक्शन के साथ आ रहा होगा? क्या ये चार्ज जो होगा टाइम के साथ आ रहा होगा? टाइम के साथ विद टाइम ये चार्ज के लिए बढ़ रही होगी। अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज होगा तो बेटा क्या यहाँ माइनस क्यू चार्ज आएगा? क्या बच्चा है माइनस क्यू चार्ज आएगा? क्या बच्चे अगर ये प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी?
बोलो रे बोलो, क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही होगी? सोचना, चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो चार्ज की धीरे धीरे बढ़ रही है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर बढ़ रही होगी टाइम के साथ? यस, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली योर टाइम वेरिंग। ये क्या है? टाइम वेरिंग है। तो बेटा आप क्या बोला होगा कि भैया यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, मतलब क्या? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया होगा। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बर्थ दिया होगा, पैदा किया होगा, और उसकी वजह से ये नीडल क्या हुई? डिफ्लेक्ट हुई। और उसकी वजह से क्या हुई बेटा? ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई। ये चीज क्लियर हुई? बोलो भाई लोग, क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोग को सबको? ठीक है ना? तो तुम्हें क्या बोला गया? मैग्नेटिक कंपास जो नीडल घूमी, तो मैग्नेटिक कंपास नंबर टू ये घूमा, वो किसकी वजह से घूमा होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमा होगा। बट इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, तो आई कहां से? उसका रीजन ये दिया गया कि यहाँ पर चार्ज तुम्हारा डेवलप हो रहा है, तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रही है इनके बीच में, दो प्लेट के बीच में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एक टाइम वेरिंग पैदा होगी, और उसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास तुम्हारा क्या हुआ? नीडल घुमा। ठीक है, ये हमको बोला गया पूरा का पूरा। ठीक है बेटा, ये हमको पूरी कहानी सुनाई दी गई। इसको लिख लेते हैं। इस कहानी को अब लिखने का समय आ गया है। इस कहानी को बच्चों अब हमें लिखने का समय आ गया है। कहानी लिखते हैं। डायग्राम बना लिया आपने? कहानी लिखे? लिखो। इन दिस मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट, देखो कहानी जो समझ में आता है ना अपने आप भी लिख सकता है। इन दिस मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट, it is seen that it was ना, it was seen that needle 1 and 2 both got deflected। नीडल 1 और नीडल 2 दोनों ही क्या कर गए बेटा? डिफ्लेक्ट कर गई, दोनों डिफ्लेक्ट कर गई। तो डिफ्लेक्शन इन नीडल 1 was due to, डिफ्लेक्शन नीडल करंट नीडल 1 was due to कौन सा बेटा? क्या IC की वजह से? ड्यू टू IC कंडक्शन करंट आएगा ना, ड्यू टू IC, दैट इज क्या बोला इसको हमने? कंडक्शन करंट। क्या बोला? कंडक्शन करंट की वजह से हमने बोला। ठीक है, ओके। एंड डिफ्लेक्शन इन नीडल 2 was seen, and the reason given is electric field between plates is time varying। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज टाइम वेरिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारी प्लेट के बीच में वो क्या कर रही है बेटा? टाइम के साथ वेरी कर रही है, दैट इज योर टाइम वेरिंग। एंड हेंस a time varying magnetic field is generated। प्रोड्यूस या इंड्यूस लिख लो, इंड्यूस अच्छा वर्ड आता है ना, इज इंड्यूस्ड। ठीक है ना, इज इंड्यूस्ड। ठीक है बेटा, इज इंड्यूस्ड। अब क्या बोला कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीडल चली, तो उसको बोल दिया कि यहां पर हमने यहाँ पर मान लिया कि इसके बीच में ना एक करंट होगा। हमने क्या बोल दिया, मतलब मैक्सवेल साहब ने क्या बोला कि तुम ये इसमें लेट कर लो कि ये जो दो प्लेट है ना उसके बीच में करंट है, और वो करंट कौन सा बोल दिया उन्होंने? ID।
डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा उन्होंने यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट करंट एक नाम दे दिया यहाँ पर। क्या नाम दे दिया बेटा? एक डिस्प्लेसमेंट करंट इन्होंने यहाँ पर एक नाम दे दिया। दैट इज, लिख लेना, दैट इज ड्यू टू अ डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने बोला कि इन दो प्लेटों के बीच में, इन दो प्लेट के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट है। उन्होंने बोला इन दो प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट आईटी, और उसको दे दिया आईटी। तो ये याद करना है। क्या बोला कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट है जो क्या है बेटा? आईडी। ठीक है, मैंने वीडियो बंद कर दी क्योंकि नीचे का दिख नहीं रहा होगा तुमको। लिख लो एक बार, मैं वीडियो ऑन करूं अपनी। लिख ले दोस्त जल्दी से। बिल्कुल, तो बेसिकली यही हुआ कि पहले डिस्प्लेसमेंट करंट आया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या हो गया तुम्हारा? डिफ्लेक्ट हो गया। ये सब कहानी एक्सपेरिमेंटली मैक्सवेल साहब ने दी है और आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आईसी है वायर में, और इन दो प्लेट के बीच में कोई वायर तो है नहीं, तो क्या बोला? इसके बीच में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने करंट पर चार्ज चलाया, चार्ज की वजह से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट आया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, उसकी वजह से तुम्हारा ये नीडल घूमी। समझे? बिल्कुल। टाइम वेरिंग है ना, इसलिए सब कुछ हुआ। वैसे कहाँ होता है? तो बिना टाइम वेरिंग के बीच में कुछ होता है? नहीं, टाइम वेरी हो रहा है इसलिए दिक्कत है सारी। टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना सब कुछ। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर फंडा किसका आया? डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा आया। तो फंडा क्या है यहाँ पर? सारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा आया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट की हम बात करेंगे अब। बेटा एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है ना, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट है। बेटा जिसका छूट गया पुराना वो वीडियो देखे, अब जिसका छूट गया है वो पूरा क्या करे? वीडियो देखे। ठीक है, ओके। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अगर वो टाइम वेरिंग है तो, अगर वो टाइम वेरिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरी है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड वेरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी प्रोड्यूस हुई। ठीक है ना। बस यहाँ पर 10 मिनट लेंगे, एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे और फिर मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट लॉ करते हुए हम ये खत्म करके 10 मिनट के अंदर फिर हम शुरू करेंगे अपना एसी के क्वेश्चन डिस्कशन करना। एसी को होमवर्क दिया था ना, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो करें भाई, आगे चलें। यार इस चैप्टर का आउट नहीं बना हुआ यार अभी, ठीक है ना, तो वो हुआ नहीं है। एसी का भी आउट नहीं है फिलहाल, बन रहा है। चलो यार तुम यहाँ पर देखो ना, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। बेटा जो चार्ज यहाँ पर आ रहा होगा, ये चार्ज कितना होगा? कैपेसिटेंस सी लिख लो, इनके बीच की दूरी डी लिख लो, इसका एरिया कितना लिख लो? ए के बराबर लिख लो। ठीक है ना, और बीच में वैक्यूम है मतलब एप्सिलॉन नॉट लिख लो। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? Q इक्वल्स टू CV के बराबर लिखेंगे। कितना लिखेंगे Q की वैल्यू? CV के बराबर। फॉर्मूला पढ़ रखा है कैपेसिटर में, कैपेसिटर का बस यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बाकी कोई और कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा। तो तुम अगर भूल भी गए हो तो परेशान नहीं होना, देखते रहो। C की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू V के बराबर। क्या बच्चा Q दिख गया? दिख गया? बोलो बच्चों, Q दिख गया? अब मुझे बता करंट क्या से लिखूं मैं? करंट कैसे लिखूं? कैपेसिटर प्लेट के बीच की बात कर रहा हूं, dq बाय dt से। तो बच्चे इसका डिफरेंशिएशन कर दो यार। तुम में से कोई महानुभव ऐसे तो नहीं है d से d काटने वाले? क्योंकि r से r तो तुमने काट दिया था, कोई ऐसा तो नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो लीजेंड लोग हमें माफ करें, तो यहां से क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट टाइम डिफरेंशिएशन में क्या a इंटू वी बाई डी लिख सकता हूं क्या बच्चा? मैं ऐसे I को लिख सकता हूं क्या? जल्दी बोलो, ये बताओ ये क्या होता है? V फॉर वोल्टेज, वोल्टेज बाई डी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या बन जाएगी? एप्सिलॉन नॉट डी डी टी ऑफ A इंटू ई, A इंटू ई, क्योंकि V बाई डी क्या होता है? E के बराबर। V बाई डी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E। अब मुझे बताओ क्या बेटा एप्सिलॉन नॉट डी डी टी ऑफ बेटा A वेक्टर डॉट E वेक्टर, कुछ याद है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये I। और ये करंट भी कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है ना टाइम के साथ। आईडी तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो ये फ्लक्स भी तेरा टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। देख ले यार। तो आईडी का क्वेश्चन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट dt ऑफ phi e, एप्सिलॉन नॉट dt ऑफ phi e दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चे, और इस करंट को बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला गया इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया। ठीक है, और ये तुम्हें सेकंड नीडल को डिफ्लेक्ट करवाने का रीजन है। और ये कहां चलता है, कैपेसिटर प्लेट के बिटवीन, इन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, याद रखना इन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, इन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। लिखा, देख सिंपल सी डेरिवेशन है, बहुत ही हल्की सी डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना, घटिया सी डेरिवेशन है, इसके लिए बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, तो मैंने तुम्हें करवा दिया, ध्यान से रख लो। तो ये करंट किसकी वजह से है, ये करंट किसकी वजह से है, ड्यू टू वेरिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, फर्जी फर्जी क्या क्या सोच रहे हो, ये क्या होगा वो क्या होगा, लिख लो चुपचाप से। क्यों नहीं रख सकता मैं एरिया अंदर, जरूरी एरिया जरूरी बाहर है कि हमेशा है, मैंने अंदर रख लिया, एरिया बाहर लिया तब उसे अंदर लिया। कांस्टेंट टर्म को क्या डिफरेंशियल बाहर अंदर कुछ भी करो यार, उसका क्या मतलब बनता है, फर्जी बातें कर देते यार तुम लोग। चलो भाई, मैं किसी को किसी भी सेंटर पे नहीं हूँ, मैं अवंती में ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा, मैं नहीं जा रहा, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, मैं नहीं जा रहा किसी भी ऑफलाइन सेक्टर में फिलहाल के लिए, नहीं मुझे बोला गया है। ठीक है, ओके ना, आप पीछे ही पड़ गए यार तुम लोग तो मेरे यार। आ जाओ, फिलहाल के लिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, until unless there are notice comes। ठीक है, हाँ बेटा इस साल तुम्हारा बैच तो ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा, मैं नहीं जा रहा, बट डर लगता है यार किसी बीमारी से, मैं नाजुक नाजुक क्या कहते कमली टाइप्स है ना, ये बोल रहा था। हाँ चलो भाई, हाँ नाजुक कली, यस 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 कली कली बिल्कुल कला। चलो अब देखो, मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर 4 थी, मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर 4, एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ देखो, एम्पियर लॉ में इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर सॉरी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होना था, उसमें क्या म्यू नॉट इंटू आई इन हुआ करता था। अब जरा मुझे देख के बता बेटा, क्या आई इन अब कितना हो जाएगा, यहां पर टोटल करंट कितना हो जाएगा, इस एक्सपेरिमेंट में अगर तुम टोटल करंट, दो करंट आ रहे हैं कौन कौन से, आईसी और आईडी, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा भैया तेरा, क्या आईसी प्लस आईडी के बराबर, इसमें दो करंट हो गए टोटल, तो आईसी प्लस आईडी के बराबर में। तो बेसिकली जो यहाँ पर इक्वेशन लिखी जाएगी अपनी, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर विल बी रिटन एज योर म्यू नॉट इनटू आईसी प्लस आईडी के बराबर। यहाँ पर आप इस आईडी की वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू कितना बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt के बराबर ये वैल्यू बन जाएगी, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 4 तुम्हारी क्या हो गई है, अब चेंज हो गई है फॉर योर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मॉडिफाइड फॉर्मेट है, मतलब कि मॉडिफाइड फॉर्मेट है। फिर से मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ हमारे पास एक और सामने है। ठीक है ना, इक्वेशन 4 तो 4 हुआ करती थी, 4 में से पहली दो पे कोई फर्क पड़ा ना, आखिरी दो में फर्क पड़ा, हाँ तुम्हारे सामने है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, एक बार लिख ले प्लीज, और यहां पर एक नोट पॉइंट डालना बढ़िया सा मजेदार, वैसे तो बोल बोल के तुम्हारे मन में मैंने बिठा दिया होगा, अगर अभी भी ना बैठा तो मतलब क्या ही किया जाए।
जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन होगा तो तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन होगा तो तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा जो टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है गाइस? ओके गाइस, बोलो रे बालकों, अरे बालकों समझ में आ गया तो अंगूठा दिखा देना, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। मुझे लग रहा है तुम सो गए हो, ऐसा तो नहीं? बस खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस, चाय पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे, चाय में पानी है। ठीक है तुषार? बेटा कैपेसिटर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब हमने टाइम वेरिंग की बात ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, चल आ जाओ। अब बस यहाँ पर अगला क्या है, मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन सारी लिख के छोड़ दो। तुमने जो मॉडिफाइड इक्वेशन है ना सारी लिख के छोड़ दो। पहली इक्वेशन क्या थी भाई, इसमें कोई चेंज आया? पहली इक्वेशन क्या हुआ करती थी, गॉस लॉ वाली, इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या डी ए वेक्टर बराबर क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई चेंज नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, इंटेग्रल क्या होती थी भाई, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू 0। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। थर्ड इक्वेशन, इंटेग्रल क्या हुई भाई, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी के बराबर। और ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो छोटा सा यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, और ये अब तुम्हारी नई इक्वेशन आई। फोर्थ इक्वेशन, इंटेग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाय डी टी, दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। और ये भी क्या है, मॉडिफाइड इक्वेशन। तो यहां पर दो इक्वेशन में मॉडिफिकेशन आए, बाकी दो सेम रही। पहली दो सेम, नेक्स्ट की दो चेंज हुई। और ये सारी क्या है, तुम्हारी मैक्सवेल इक्वेशन है। ये सब क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है तुम्हारी मॉडिफाइड। अब ये मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में ना तुम अपने इंजीनियरिंग में जाओगे, पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, 2 सेमेस्टर यही पढ़ना है तुमको पूरी फिजिक्स में। कॉलेज में फिजिक्स लोगे ना यही पढ़ना है एक्सेप्ट ये पूरा चैप्टर को खतरनाक। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल अगर तुमने ले ली ना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों एक पूरी की पूरी तुम्हारी बुक आएगी इतनी मोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का फेवरेट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। बीटेक में बेटा, बीटेक में बात कर रहा हूँ तुम्हें, बीटेक में ही, एमटेक तो छोड़ो अभी, रिसर्च तो छोड़ो, बीटेक में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब क्या बोला जाता है मजाक मैं बता रहा हूँ अभी से, ऐसी मैं डरा नहीं रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ क्या बोला जाता है। हमारे ना सर हुआ करते थे, तो हमारे टीचर बताया करता था, प्रोफेसर बताया करता था, और ये हमने रियलिटी में देखा भी है, हमने रियलिटी में देखा भी है कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रो मशीन होती है, इलेक्ट्रिक मशीन, उसकी 6 मोटी मोटी किताबें होती हैं एकदम, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इतनी पतली सी किताब होती है जितनी तुम्हारी एनसीईआरटी है। 3-4 वो इतनी मोटी मोटी किताबें और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किताब बराबर है। हायर माइंड गेम चल रहा है ना, पर हायर माइंड गेम चल रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं यार, समझना पड़ता है ना। तो ये सब के बारे में जो तुम्हें फीलिंग आ रही है ना, ये सब तुम जाओगे कॉलेज में उनको पढ़ोगे तो इनको नोट्स को संभाल के रखना, ये तुम्हारे काम की चीजें होंगी सब, ठीक है ना। तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एसी वाला प्रॉब्लम ना, जो मैंने आपको एसी वाला दिया था ना, दिया था, तो आओ एसी वाले क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल मैं भी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर होमवर्क क्वेश्चंस, जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर होमवर्क डिस्कशन गाइस, ठीक है। तो आई गेस वी शुड स्टार्ट विद द होमवर्क डिस्कशन और नॉट, स्टार्ट करा जाए बेटा, चलिए आइए। हाँ जी, तो मुझे लगता है आपने सबने इसका आंसर किया होगा बेटा, सबके आंसर्स मैंने एंड में लिख दिए थे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिए थे एंड में। यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर 242 वॉट्स। कितना आंसर आता है,
242 वॉट्स आता है बेटा इसका, ठीक है ना। कितने लोगों में यहाँ पर डाउट है? 242 इज द राइट आंसर। जिसको भी डाउट है ना हैंड रेस कर दो यार, मैंने होमवर्क में सवाल दिए थे तुमको, अगर डाउट है तो हैंड रेस कर दो, तो मैं डिस्कस कर दूंगा। यस आदित्य, यू हैव अ डाउट? ठीक है यार, देख क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है? ओके मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट R इक्वल्स टू 200 ओम, तो R की वैल्यू कितनी दे दी बेटा हमको? 200 ओम के बराबर दे दी है। एंड द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मतलब जो VRMS है वो कितना दे दिया हमको? 220 वोल्ट दे दिया, और फ्रीक्वेंसी हमको दे दी बेटा 50 हर्ट्ज के बराबर। On taking the capacitor from the circuit, the current lag behind the voltage by 30 degree. The current lag behind the voltage by 30 degree. मतलब कि जो एंगल होगा तुम्हारा I और V में, I और VL के बीच में जो एंगल है वो कितना बराबर है तुम्हारा? 30 डिग्री के बराबर है। तो यहां से मुझे चीज समझ में आती है, tan of phi बराबर XL by R हुआ करता है, बिल्कुल। तो यहां से क्या XL इक्वल्स टू R tan phi दिख रहा है तुम्हें छोटा छोटा? R की वैल्यू कितनी है बेटा? 200, और इंटू 10, फाइव कितना है? tan 30। तो यहां से एक्सेल की वैल्यू डायरेक्टली निकल रही है, तो एक्सेल की वैल्यू निकाल के रख ले बेटा। कितनी होगी tan 30? कितना होता है भाई? √3 या 1/√3? 1/√3। तो 200/√3 मेरा क्या हो जाएगा? एक्सेल आ जाएगा। चल अगला क्या दिया? ऑन टेकिंग द इंडक्टर आउट, ऑन टेकिंग द इंडक्टर आउट, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री। द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, मतलब कि सेकंड केस में XC by R इक्वल्स टू tan 30 दे दिया बेटा सेकंड केस में, ठीक है। तो XC की वैल्यू कितनी दे दी बेटा? R tan 30, क्या मतलब बराबर इसी के आ गई, तो XC इक्वल्स टू XL आ गया यार। XC इक्वल्स टू XL आ गया, कितना? 200/√3 ओम्स के बराबर। अब पूछा क्या गया है? पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड, क्या पूछा गया हमसे? पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट, पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट हमसे पूछी गई है। बेटा एक चीज बता, पावर का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं? क्या होता है पावर का फॉर्मूला? IRMS स्क्वायर इंटू R के बराबर। और IRMS कैसे निकलेगा बेटा? क्या VRMS बाय Z के बराबर। अब Z कितना हो जाएगा? सीधे R के बराबर के R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट लिख ले बेटा। तो पूरा ही चाहता है तो पूरी मजदूरी कर ले, पर दिमाग लगा, दोनों सेम है तो रेजोनेंस वाली कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन तो IRM मतलब सीधे से R के बराबर आ जाएगा, है ना भाई। तो VRMS कितना है बेटा? 220। R कितना है? R कितना है यार? 200। तो वैल्यू कितनी आ रही है IRMS की? 1 पॉइंट, देखना कितनी आ रही? 1.1 आ रही है। हाँ ठीक है, 11 आएगी, 1.1 आएगी, 1.1 आएगी IRMS, ठीक है ना। तो पावर कितना हो जाएगा? IRMS का स्क्वायर इंटू कैपिटल R के बराबर, कैपिटल R कितना है? 200, ठीक है। तो IRMS कितना है? 1.1 का स्क्वायर इंटू योर 200। करना भाई कितना आ रहा है? सॉल्व कर लो, 242 वॉट ही आएगा, ठीक है भाई। पूरा सॉल्व हो गया नहीं हो गया? देख दो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अब देख, ऑब्जेक्टिव करना तो सिखा दूं। ये तो सब्जेक्टिव मेथड हो गया पूरा। ऑब्जेक्टिव देख कैसे करेगा, मुझे बता। यहां पर करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से 30 डिग्री से, और यहां पर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से 30 डिग्री पे। बेटा फेजर से देखेगा ना, दोनों के फाई सेम है, दोनों के फाई सेम है, मतलब एक्स और एक्सी की वैल्यू सेम होगी। नहीं तो देख लेना यहाँ पर, देख फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है क्या? फाई की वैल्यू दोनों केस में सेम है बेटा, मतलब एक्सी और एक्सएल सेम है। अगर एक्सी और एक्सएल सेम होंगे तो ऑटोमेटिकली रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन तो पावर कितनी होगी? IRMS स्क्वायर इनटू R हो जाएगी। या फिर यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं ना, यही सही है, ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। बस सीधे सॉल्व करके पावर लिख सकते हो, तो तुम्हें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा वैल्यू निकालने की, ठीक है बेटा। भाई क्लियर हो गया पहला सवाल? बोलो दोस्त, अगले पे चलें, अगले पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन देख लो भाई फटाफट से, कोई डाउट है पूछो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा 1 माइक्रोफैरड आएगा। ये मैंने तो भाई पूरे सारे आंसर की दे रखी है सारी, है ना। देख लो जिसको डाउट है फटाफट से।
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फैन इज 10 हेनरी, तो एल की वैल्यू 10 हेनरी दे दी है। पावर क्या है इन ऑर्डर टू इम्प्लांट मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर हमको देना है किसने 50 हर्ट्ज पे। तो इसके अक्रॉस क्या करना है बेटा, मुझको कैप्शन लगाना है। बेटा बता रेजोनेंस होगा मैक्सिमम पावर कब आएगा, मैक्सिमम पावर कब आता है भाई, रेजोनेंस पे। तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है ना। तो तुम्हें बेसिकली एफ आर कितना दे दिया, 50 दे दिया यार, और ये वैल्यू क्या होता है 1/2 रूट में एल सी। बस यहाँ पर एल डाल सी निकाल ले, खत्म कहानी यार। सॉल्व हो जाएगा यहां से, सॉल्व तुम्हें करना है बस यहां से अब आगे, ठीक है। देख लो यार आसान सवाल है। चलो यार आगे चलते हैं। अगला क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ इज π/2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्किट। हाँ भाई बोलो क्या आंसर होगा इसका, सीधे से देखो ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही आसान सवाल है। ऑब्जेक्टिव आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो क्या है, मैंने होमवर्क में दिए थे, मतलब तुमने करे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम सबने करे हैं सवाल। देख फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ, बेटा ये सीधा प्योर वाला केस हो सकता है, π/2 होगा तो प्योर वाला केस होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्योर वाला केस होगा, है ना। मतलब आर तो है ही नहीं, प्योर वाला है तो आर तो है ही नहीं, आर नहीं है तो ऑप्शन कौन सा मार्क करूंगा, सेकंड ऑप्शन मार्क करूंगा। क्या मार्क करूंगा, सेकंड ऑप्शन मार्क करूंगा, ठीक है ना। सी हो सकता है, एल हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल। चलो यार, अरे एलओसी हो गए तो भी तो हो जाएगा ना। एक बच्चा पूछा सर एलओसी हो गए तो दोनों कैसे पॉसिबल है। बेटा देख कुछ याद है, एक्सएल बेटा एक्सी, बेटा यहां पर ये वोल्टेज भूल गए यार तुम लोग। देख अगर मैंने बोला ये मेरा वोल्टेज है, ठीक है ना, तो मेरा बता वोल्टेज मत है, करंट ले ले। हाँ बिल्कुल करंट ले ले, करंट। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, VL आएगा, मतलब यहाँ पर XL आ जाएगा, यहाँ पर VC आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, XC आ जाएगा। याद करवाया था मैं तुम्हें। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो एक से बड़ा होगा ना, नेट निकालो। तो XL माइनस XC और यहाँ पर ये I, तो इसी के अलॉन्ग तो VL माइनस VC आएगा ना, मतलब फिर से 90 डिग्री। फिर भी 90 डिग्री आ रहा नहीं आ रहा। मैंने LC वाला केस करवाया था तुम्हें, और इसलिए करवाया था कि तुम ऐसे सवाल गलत ना करो ठीक है ना। तो प्लीज सी वेरी केयरफुली, ठीक है। चलो अगला, अगला सवाल दिया है कि पावर हाँ रिमी को डाउट है नहीं, ओके। सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड एन इंपेडेंस ऑफ 15 ओम। इंपेडेंस मतलब जेड दे दिया 15 और अपने को आर दे दिया 12। पावर फटा पूछा है, सिंपल क्वेश्चन, कॉस बाय कितना होता है आर बाय जेड के बराबर, दैट इज 12/15। भाई 12/15 कितना होता है भाई, ये 3 से जाएगा 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 4/5 0.8। बेटा ये अभी इजी लग रहा है ना, न्यायिति बेकार यही ना एग्जाम में तुम्हें धोखे देंगे फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो, ठीक है ना। यस बिल्कुल, तो एक फॉर्मूला कॉपी बन जाए, फार्मूला अपने आप लिखना शुरू कर दो सारे। एक किताब कॉपी खरीदो या फिर तुम A4 शीट ले लो, उस पर क्वेश्चन करने शुरू कर दो। जैसे मैंने ना ये बुकलेट रखी हुई छोटी सी, मैंने अपने टेबल पे बुकलेट रखी हुई है। जब भी मुझे लगता है कि मुझे कोई फॉर्मूला भूल रहा हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ, पकड़ता हूँ और दीवार पे चिपका देता हूँ। ये मेरी दीवार है, इस पे बेटा चिपकते रहते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसे तुम भी रख लो, बिल्कुल 25-20 रुपए की आती है, रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक LCR सर्किट अपने को दे दिया गया है और इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज की गई है फ्रॉम C to 2C। For the resonant frequency to remain unchanged, the inductance should be changed from L to पता नहीं क्या। बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं चाहिए, तो ओमेगा आर इनिशियली शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर फाइनली। बेटा ऐसा केस अगर होगा तो 1/रूट में एल सी इनिशियल वैल्यूज शुड बी इक्वल टू 1/रूट में एल सी फाइनल वैल्यूज। मतलब सी से दे एल इनिशियल सी इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल सी फाइनल। मैं सारे कर देता हूँ फटाफट से, कि कुछ बच्चे हैं जो दिक्कत खा रहे हैं, वो दिक्कत ना खाएं। तो एल इंटू सी विल बी इक्वल टू योर एल फाइनल कितना है बेटा, यहाँ पर नहीं पता, सी फाइनल कितना है 2C, तो एल फाइनल कितना हो गया L/2। देख सिंपल सवाल है ये सारे, प्रीवियस क्वेश्चन है यार,
ऑल दीज आर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल आयुष, मुझे सारी खबर है बेटा। आयुष चौधरी जी, मुझे हर एक चीज की खबर रहती है इस मामले में। चलिए भाई अगला देखो यार। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। Alternating current cannot be measured by DC ammeter because AC current pass through DC ammeter, AC change direction, average value of current for complete cycle is 0 और तुम्हारा DC ammeter will get damaged। यार सिंपल सी बात है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एवरेज वैल्यू जो होगी ना वो कितनी होगी? 0 होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सबसे सही आंसर क्या है? 3rd है। 4th भी सही है यार, ऐसी बात नहीं, 4th गलत नहीं है, 4th भी सही है, 4th इज ऑल्सो करेक्ट। बट मतलब सारे ही सही है, बट यहाँ पर जो मेन करेक्ट है ना, जो मेन रीजन है वो ये है, मेन करंट ये है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना, सही आंसर। मतलब सब में ज्यादा सही कौन है, सब में ज्यादा सही कौन है? ठीक है, सब में ज्यादा सही कौन है वो देखो आप। ठीक है, ओके। बेसिकली ये जो डीसी वाली होती है ना, ये ना हिलती रहती है, खट 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 ऐसे हिलती रहेगी, नाचती रहेगी, तो रीडिंग नहीं ले पाओगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। In an LCR AC circuit, the voltage across each of the component LCR is 50 volt. The voltage across the LC combination is, the voltage across the LC combination is equal to, L और C के अक्रॉस। बेटा खाली L के अक्रॉस भी कितना है? 50, मतलब VL भी 50 है, VR भी 50 है, VC भी 50 है। बेटा L और C आउट ऑफ फेज होते हैं, कितना फेज डिफरेंस होता है दोनों में? 180। दैट इज VL माइनस VC, इन दोनों का आंसर है ना। तो 50 माइनस 50 0, आंसर 0। ठीक है ना भाई? मतलब कौन सी कंडीशन आ जाएगी ये? VL माइनस VC बराबर हो गया, मतलब रेजोनेंस। देख लो ना सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है बेटा सारे, रेजोनेंस कंडीशन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। The core of transformer is laminated so as to reduce the energy loss due to eddy current, make it lightweight, make it robust, increase the secondary voltage। भाई सीधा सीधा आंसर है यार, ये सब तो हमने एकदम रट्टा मार रखा है खतरनाक। एडी करंट, एडी करंट, एडी करंट वाला। एसी चैप्टर ईएम वेव बहुत आसान होते हैं यार। ईएम वेव तो हम कल अभी नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना मंडे को, तो खत्म हो जाएगा उस दिन, उसी में तुम्हें तरीके सिखाऊंगा सवाल को सॉल्व करने के। नेक्स्ट, in an oscillating AC circuit, LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. The charge on the capacitor when energy is stored equally between electric and magnetic field is, याद है कुछ? दोनों एनर्जी सेम हो जाएंगी, यही बोला ना, stored equally। मतलब क्या होगा? हाफ LI स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाय 2C के बराबर। क्यों बेटा? भाई हाफ LI स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर 2C के बराबर होगा नहीं होगा? अब मुझे क्या चाहिए? चार्ज चाहिए कैपेसिटर पे। हमें क्या चाहिए? चार्ज चाहिए कैपेसिटर पे। और मैक्सिमम चार्ज कितना है? क्यू के बराबर। मैक्सिमम चार्ज कितना है? क्यू के बराबर। ये मैक्सिमम, ये ऐसे लिख लो, तो हाफ एल आई नॉट का हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्या करना है? क्यू बाई टू आएगा मेरे हिसाब से। तो कितना आ रहा है भाई? क्यू बाई रूट 2 आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना क्यू स्क्वायर बाय 2C प्लस हाफ एल आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा? क्यू स्क्वायर बाय 2C के बराबर। हाँ टोटल चार्ज है ना, मैक्सिमम वैल्यू दे दी हमको, क्यू स्क्वायर 2C के बराबर होगा। और ये वाली कंडीशन हमको बोली गई है करने के लिए। ये कंडीशन कब होगी? तो ये हाफ एल स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, तो क्यू स्क्वायर बाय 2C प्लस इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, क्यू स्क्वायर बाय 2C विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C। सर ये क्या हो रहा है? बेटा कुछ नहीं हो रहा है, ये सेम सेम है। ये क्यू मैक्सिमम है और ये क्यू कोई जनरल टाइम, जनरल पर। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये 2C तो कट गया, तो 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल क्यू स्क्वायर। तो क्यू के वाले कितना हो गया? क्यू बाय रूट 2। समझ में आया बच्चा पार्टी? देख ये कंडीशन गिवन है और हमको ये पता है कि जो टोटल मैक्सिमम चार्ज होगा किसी भी टाइम में दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट जाएगा ना, कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर, पर एनर्जी लॉस कोई नहीं होगा एलसी ऑसिलेशन में। तो ईएमआई का क्वेश्चन हो गया जो हमने यहाँ पर देख लिया बेटा। नेक्स्ट, अरे वाह, ट्रांसफॉर्मर पे एक सवाल आया। नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी 140, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी 280, प्राइमरी करंट 4 एम्पेयर एंड दैट इन सेकेंडरी। सर क्या क्वेश्चन सर, बेटा क्या करूं, ये देख प्रीवियस ईयर है, अब बहुत साल पुराना है पर अभी भी आते हैं। तुम इस बार पेपर देखो कितना आसान आसान आ रखा है पेपर, इस बार देखो कितना आसान आसान पेपर आ रखा है। तो क्या करोगे यहाँ पर, एनपी बाय एनएस इक्वल्स टू आईएस बाय आईपी इक्वल्स टू ईपी बाय ईएस। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, अपने को ये पोर्शन यूज करना है। 140 बाय 280 इक्वल्स टू आईएस बाय 4। भाई नहाने कौन गया है ये क्लास कौन नहाते हुए कौन पढ़ता है भाई? ए यार क्या होगा ये डिसिप्लिन है तुम्हारा, ऐसे तो नहीं होगा यार। डिसिप्लिन रखो यार तुम अपनी लाइफ में, सही बता रहा हूँ। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पढ़ना होता है ना तो मैं कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ता हूँ, लेट के नहीं पढ़ता। उसका रीजन है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो जी अगला सवाल। सब्जी में छौंक लग रहा है अच्छा ना नहीं रहता, सब्जी में छौंक लग रहा था, ओके बेटा सॉरी माफ करना। अगला सवाल क्या है, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग आर एंड एल करंट इन सीरीज एंड एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब यार वो ओमेगा अपने को फ्रीक्वेंसी दी, बेटा क्या होगा? बेटा बताने की जरूरत है क्या क्वेश्चन को? पावर फैक्टर आर बाय जेड, आर और जेड कितना हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट। देखते ही ऑप्शन नंबर 2 मार्क करो, देखते ही कौन सा ऑप्शन मार्क करो भाई, ऑप्शन नंबर 2 मार्क करो। हाँ आ जाओ भाई अगला। सर 10th क्वेश्चन दिखा दो एक बार, लीजिए बेटा 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देख लो भाई, देख लिया? 11वां आ गया, 12वां, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन जेईई का स्क्रीनिंग क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है। तो इसमें 2 आंसर आ रहे हैं 12th में। क्या बेटा 12th में 2 आंसर आ रहे हैं? बिल्कुल, वी विल चेक कितने आंसर आ रहे हैं। स्क्रीनिंग मतलब पहले क्या होता था ना, पहले एक होता था सब्जेक्टिव पेपर। अगर सब्जेक्टिव में क्लियर कर जाओगे, सॉरी पहले होता था ऑब्जेक्टिव पेपर, अगर उसको बोलते थे स्क्रीनिंग, और उसके बाद तुम्हारा होता था सब्जेक्टिव पेपर। अगर इसको क्लियर किया, इसमें नंबर आए तो जाके तुम आईआईटी में जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। जैसे पहले जेईई मेंस फिर एडवांस पेपर दे सकते हैं ना, सिमिलरली। आ जाओ भाई, हाँ प्री और मेन जैसे होते हैं। तो क्या दे रखा है, एसी सोर्स दे दिया ई नॉट साइन 100t is connected across the circuit. The phase difference between the E and I are pi by 4 as shown in figure. If the circuit consists possibly of RC, RL, LC series, find the relation between pi 4. पहले बता यार, pi by 4 है ना फेज डिफरेंस E और I के बीच में, तो LC तो कदापि नहीं हो सकता। LC कभी भी हो सकता है क्या? बोलो भी बोलो, नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे बता एट t इक्वल टू 0, या चल इसको हम ले भी रहते हैं, अभी देखते रहेंगे। एट t इक्वल टू 0 बता, t इक्वल टू 0 बता, t इक्वल टू 0। क्या I तो पॉजिटिव है और E क्या है? फिगर से देखना, t0 पे I पॉजिटिव है और E क्या है? नेगेटिव। मतलब कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे? I लीड E, I लीड E। बेटा I लीड E सिर्फ एक ही केस होता है, I लीड E सिर्फ एक ही केस होता है, कौन सा? और कितने दे दिया, पाई बाय 4 ना, RC, खत्म कर। पहली बात तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो कदापि नहीं है, ये भी कदापि नहीं है। तो ए और बी में से, अब ए और बी में से आ गया, तुक्का मार के आंसर निकालो, ऐसा क्या नहीं ऐसा नहीं, सॉल्व करेंगे बेटा, है ना, वी विल सॉल्व। तो क्या होगा, 10 5 एक्सएल बाय आर होगा, तो 10 ऑफ पाई बाय 4 एक्स सी बाय आर होगा, सॉरी, तो कितना होगा 1 बाय ओमेगा आर सी।
tan पाई बाय 4 कितना हो जाएगा 1 बाय ओमेगा आर सी। ठीक है भाई, यहां से ओमेगा कितना दे रखा है 100, यहां से ओमेगा कितना दे दिया 100, पाई बाय 4 कितना होता है 10 पाई 4 1 होता है ना, 1045 1 होता है, कितना होता है 1 होता है ना, हाँ 1। तो ओमेगा आर सी इक्वल्स टू 1, तो आर सी इक्वल्स टू 1 बाय 100। बेटा वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, इसके आगे नहीं सॉल्व कर सकते अपन, हम अपन गिवन डेटा से इससे ज्यादा वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, पुट करो वैल्यू। तो एक बार ये पुट करते हैं 10 पावर 3 इंटू 10 इंटू 10 पावर -6, कितनी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करो। पहला छेड़ा पहले ही आंसर आ गया, तो ए इज द आंसर। सेकंड सॉल्व करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये बी इज द नॉट द आंसर। क्लियर हो गया, बोल दोस्त। ये देख, अब बच्चे, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये सब सिखाया था नहीं सिखाया था, क्या ये वाला पार्ट हमने सीखा था, T0 पे क्या होगा, कौन आगे कौन पीछे, वो वाला कंसेप्ट याद आया। तो वो कंसेप्ट याद करना इंपॉर्टेंट है, कौन लीडिंग कौन लैगिंग, तो यहां से हम इजीली सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम इजीली सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, बस एक लास्ट सवाल है, फिर क्लास खत्म है। जिसको जाना है वो तो जा चुके हैं, जिनको डिस्कशन करना है वो रुके हुए हैं, जो सीरियस है अपनी जिंदगी के लिए वो रुके हुए हैं। भाई अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है, इसको देखो एक बार। ये टाइप के सवाल ना इस साल नीट में, जेई में और एनटीए के मॉक टेस्ट में रिपीट हुए, बहुत बार रिपीट हुए खतरनाक लेवल पे ऐसे टाइप के सवाल। तो देखो, AC voltage source of variable angular frequency omega and fixed amplitude V connected in series with a capacitance C and an electrical bulb R। ये R है ब्लड बल्ब का, VL नहीं दे रखा, मतलब C सप्लाई लगा दी गई है V वोल्ट की। ओमेगा को बढ़ाया गया है, तो बल्ब क्या होगा, बल्ब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हमें बात करनी है। बल्ब पे हमारा क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हमको यहाँ पर देखना है। आइए बात करते हैं। बेटा मुझे एक चीज बताओ, बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज होगी VR, कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज VC। बेटा बल्ब की ब्राइटनेस कब बढ़ेगी, जब उसकी VR बढ़ेगी, कम हो जाएगी। बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ानी है तो VR को बढ़ना चाहिए। ओके, VR कितना वैल्यू होगा, कैसे निकाला जाए, क्या VR इज बेसिकली बेटा IRMS, RMS ले लेता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता RMS, तो IRMS इंटू क्या ले सकता हूं बेटा, मैं Z ले सकता हूं। हाँ भाई बोलो भाई, तो IRMS कितना हो गया यहां पर, एक तो पहली बात ही गलत लिख दिया मैंने, ये R होगा है ना, VR, और IRMS की वैल्यू कितनी होगी, ये V डिवाइड में R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है बच्चा, देख लो जी एक बार, IRMS V बाय Z होगा ना, तो Z लिख दिया। बेटा अगर ओमेगा बढ़ाया, ओमेगा बढ़ाया तो बेटा XC की वैल्यू कम हुई, XC की वैल्यू कम हुई तो Z की वैल्यू कम हुई, मतलब IRMS की वैल्यू बढ़ी, IRMS की बढ़ गई तो VR की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। VR की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो बल्ब ब्राइट हो गया, डिमर हो गया, राइट, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अब मुझे बता, Z ये गलत है, ये भी गलत है, Z क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, Z क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कोई इशू नहीं है बेटा, बिल्कुल सही प्रिया, कोई इशू नहीं है, उससे भी कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल ना आते रहते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में यार, उसको देख लेना प्लीज। तो ये मैंने तुम्हें दी थी, ऐसे एग्जाम तुम्हारे एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते रहते हैं, उनको प्लीज देख लो। ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट्स हो, मुझसे जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने आज का जो क्लास का सेशन है वो मैं इतना खत्म करता हूँ, तुम्हारे डाउट्स मैं जरूर ले लूंगा अब। ठीक है, थैंक यू।